बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भाइयों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपने वही जो 2-2.5-3 साल से हम रोना रो रहे हैं उसके ऊपर फिर एक दफ़ा आपके सामने आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ उठाना ही हमारे बस में है और हम जितनी हमारी इस्तिताअत है हम उतनी ही कर सकते हैं। हम आवाज़ उठाते हैं और आप हमारी आवाज़ को कलम के ज़रिए उस लेवल तक ले जाते हैं जहाँ पे आवाज़ सुनी जाती है। मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि या तो हमारी आवाज़ कमज़ोर है या कलम में उतनी ताकत नहीं रही कि हमारी जो गुजारिशात हैं वो हुक्मरान सुन सकें। क्योंकि यूनिवर्सिटी के हवाले से ही मैं बात करूँगा। यूनिवर्सिटी के जितने भी मामलात आज आपके पास सामने हैं, ये चीज़ें, ये हमने जब पिछली दफ़ा जब वीसी साहब की तकर्री हो रही थी तो हमने हुकूमत को कुछ गुजारिशात की थी और उस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के लेटर भी हमारी गवर्नमेंट को लिखे गए कि इनके मामलात ऐसे हैं तो लिहाजा वीसी ना लगाया जाए। तो उस वक्त भी हमारे ये जो सदर मोहतरम हैं इन्होंने उस वक्त भी यही काम किया और उसका खमीज़ा हमारे मादर इल्मी ने भुगता और उसके जो आज तबाही के दाने पे है, मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे ये हुक्मरान भी और हमारे ये करप्ट सिस्टम भी जो है वो मुकम्मल तौर पे उसका हिस्सा रहा। हमने ये केसेस एहतसाब ब्यूरो में लेके गए और एहतसाब ब्यूरो में पहले तो जुज़ वक्ती चेयरमैन साहब थे, क्योंकि इस मामलात को सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर भी देख रही थी। जो रिपोर्टिंग यहाँ से हुई सुप्रीम एहतसाब ब्यूरो से, तो वो रिपोर्टिंग भी प्रॉपर नहीं थी। 2 दफ़ा उनकी रिपोर्ट रिजेक्ट हुई क्योंकि हमने पूछा कुछ था और जवाब एहतसाब ब्यूरो ने कुछ लिखा हुआ था। फिर जब देखा कि एहतसाब ब्यूरो रगड़े में आ रहा है तो उन्होंने एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन हटा दिया और चेयरमैन के बाद जो बाकी डिपार्टमेंट था वो आके यही कहता था कि जनाब हमारा चेयरमैन जब आएगा तो हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उससे पहले हम रिपोर्ट सबमिट नहीं करते। तो फिर यही खेल मेरा ख्याल है फुटबॉल जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट से एहतसाब ब्यूरो में, एहतसाब ब्यूरो से सुप्रीम कोर्ट में ये खेल चलता रहा और वीसी साहब का अपना टेन्योर कंप्लीट हो गया। अब एक्सटेंशन के लिए दोबारा वही सिलसिला दोहराया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर नया इदारा 76 क्लास शिफ्ट होने भी जा रही है यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर भी हमने कुछ गुजारिशात की थी सिक्योरिटी के हवाले से कि अगर कल खुदा न खास्ता उस एरिया में कोई ऐसा क्लैश होता है जिससे तलबा को, किसी बच्चे को नुकसान पहुंचता है तो वो रियासत उसकी ज़िम्मेदार होगी। तो अभी तक मैं समझता हूं कि हमारी उन गुजारिशात के ऊपर किसी भी एक चीज़ पे भी कोई अमल नहीं किया गया। जो सिलसिला यूनिवर्सिटी में जारी था वो जारी रहा और जो हमारे लुक आफ्टर करने वाले इदारे हैं वो मैनेज होते रहे। क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक टर्म जो मेरे नॉलेज में आई कि जब हम केस करते थे, कोई उसको लेके जाते थे तो कहते थे यूनिवर्सिटी वाले, जो इंतज़ामिया है वो कहती थी कि कोई नहीं, हमने एहतसाब ब्यूरो मैनेज कर लिया। मुझे शुरू में ये समझ नहीं आती थी कि ये इदारे मैनेज कैसे होते हैं, लेकिन इन 3 सालों में मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आएगी, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि वाकई हमारी करप्ट माफिया जो है वो इदारों को बहुत खूबसूरती से मैनेज करता है और इदारे बिल्कुल उसी डगर पे चलने लगते हैं जिस पे वो उनको चलाना चाहता है। तो अगर सज़ा जज़ा का अमल हमारे मज़हब से शुरू हुआ है और ये रियासत में अमल नहीं हो सका तो इसकी ज़िम्मेदार फिर हुक्मरान ही होंगे। हमारे इस डिवीज़न के जितने भी मेम्बरान हैं, असम्बली मेम्बरान हैं और तकरीबन सारे ही मैं समझता हूँ मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने भी इस पर कोई किरदार अपना वाज़ह तौर पर अदा नहीं किया। सिविल सोसाइटी ने भरपूर साथ दिया। आज बासित भाई हैं, बाकी लोग भी इसी तरह हमारे साथ आते रहे क्योंकि हमारे इलाके का मसला था, तो इसलिए हमने सिटीज़न की हैसियत से ये मामला उठाए और सिटीज़न की हैसियत से हम अपना फ़र्ज़ पहले भी अदा करते रहे और इंशाअल्लाह आगे भी अदा करते रहेंगे। लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से खुसूसी तौर पे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खेल जो पहले दोहराया गया था आज से 3-3.5 साल पहले यूनिवर्सिटी के साथ, खुदा के लिए आप उसको दोबारा ना दोहराएं। आपके पास बेहतरीन लोग मौजूद हैं,
बेहतरीन बंदे का इंतखाब करें, जो भी बेहतर समझें। हम कोई भी बंदा सजेस्ट नहीं करते हैं, बेहतर लोग आपको भी पता है। और जो आपने हालात देखे इन 3 सालों में प्रेसिडेंट साहब की सरबराही में, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब तो ना तो अवाम की तरफ से आए थे और तो ना उनको कोई अवाम से गरज था। कश्मीर के भी स्पोक्समैन रहे और उनका जो कश्मीर का हाल हुआ वो भी हम सब के सामने है। तो इसलिए उनसे अब हमें कोई तवक्को नहीं है। उनको मेरा ख्याल है रियासत के लोग जो हैं वो इज़्ज़त अफजाई करेंगे जिस दिन वो यहाँ से जाएंगे। अगर अच्छे करके जाते तो अच्छा रहता है, लेकिन जब वो नहीं कर सके तो उनको भी उसी तरह की इज़्ज़त अफजाई होगी उनकी भी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैं बार बार ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और सीरियसली नोटिस लें। ऐसा नोटिस ना लें कि वही शख्स फिर तकर्रर यहाँ पे उसकी तकर्री हो जाए। पिछले केसेस को देखते हुए सारी चीज़ें मंगवा के देखें। हम कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहे कि हम कहते हों कि ये चीज़ें हैं और उसका हमने सबूत ना दिया हो। एहतसाब ब्यूरो के भी अंदर हमने सबूत दिए तो ये वो कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सके, ना ही उन्होंने कोई उसके ऊपर पॉजिटिव रोल प्ले किया, क्योंकि वो मैनेज हो गए थे। तो हम आपसे ये फिर दरख्वास्त करेंगे कि हमारी इन गुजारिशात को, क्योंकि ये हमारा मादरे इल्मी है, यहाँ आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है, बेस कैंप की जो नस्ल हम तैयार कर रहे हैं, कल हम इनसे तवक्को रखें इखलाक की और किरदार की, तो फिर जब हम मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अचंभे की बात होगी कि हम ऐसे लोगों के ऊपर रख के उनकी तरबियत में हम अपनी नौजवान नस्ल तैयार करेंगे और हम उनसे मुहब्बत वतन होने की करेंगे, एक्सपेक्टेशन करेंगे, उनसे बाकिरदार होने की एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो ये फिर काम ख्याली होगी। लिहाजा ये जो तबाही है, इस तबाही में जो साहिब इख्तियार लोग हैं वो इस बात का नोटिस लें। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, बाकी इदारे हैं हमारे, वो इस चीज़ का नोटिस लें और इस जो घिनौना खेल खेला जा रहा है इस मादरे के साथ, उसके साथ अब मज़ीद खिलवाड़ ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से एक मुतालबा और सामने आया है, उन्होंने एहतजाज भी किया है कि सारे साइंस डिपार्टमेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में, जबकि यहाँ पर जो यूथ है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि या तो वहाँ पर पूरी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दोबारा से बनाई जाए, इसके एक जामिया का एक मेन कैंपस बना दिया जाए, या फिर यहाँ से जो मेन शोबे हैं उनको ना ले जाया जाए, जिसकी वजह से जो तलबा हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में क्या कहें? देखिए, हमने वक्तन फ़क्तन जो हम अपने लोगों में बैठते हैं, लोगों के मसाइल देखते हैं, तो उसके ऊपर हम खुल के बात करते हैं। जब ये कोरोना वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ था तो हमने गवर्नमेंट को एक मशवरा दिया था, एक गुजारिश की थी कि उसको क्वारंटाइन सेंटर बना दें, जिसको कल डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बना दें आप। उससे पहले, कोरोना से पहले हमने ये कहा था कि ये जो सिटी के अंदर है ये फीमेल कैंपस रहने दें और वहाँ मेल कैंपस कर दें, क्योंकि 76 क्लास के आपको पता है कि हालात जो हैं वो अक्सर व बेशतर ख़राब होते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो उसके लिए वहाँ पे सिक्योरिटी का सबसे पहले रेंजर्स के थ्रू एहतमाम करें, ताकि कल किसी का भी बच्चा ज़ाया होने से बच जाए। वो हमारा मुस्तकबिल होगा। तो अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर, जिनके ऊपर हमने ये सारी गुजारिशात की थी, उनके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। अरबाब इख्तियार को चाहिए था कि उनमें से जो भी होता, जो बेहतर होता, वो कर लेते। यहाँ पे अभी भी ये है कि ये जो बिल्डिंगें बचेंगी ये बंदर बांट होंगी। यहाँ पे जिसका दिल चाहेगा कोई डिपार्टमेंट घुसेगा, कोई प्लानिंग के साथ तो है, कोई नहीं है। तो अभी भी हम ये कहते हैं कि फ़ीमेल कैंपस जो है वो सिटी के अंदर रखा जाए और मेल कैंपस जो है वो 76 क्लास शिफ्ट करें, और वो भी सिक्योरिटी के साथ करें, ताकि कल अल्लाह ना करे कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई मिसहैप ना हो। सारे नौजवान लड़के होते हैं, वो जज्बाती होते हैं, ज़रा सी बात पे भी इरिटेट होते हैं, तो इस तरह का कोई बड़ा क्लैश ना हो। आज भी हम मतनबा कर रहे हैं, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ये कल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आने वाले दिनों में हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ जो हमने पहले भी कहा था कि स्टूडेंट्स का वो जो पिछली कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी, कि इनकी शाखर्शियों और करप्शन की वजह से यूनिवर्सिटी की फीसिस में बेइंतहा इजाफा हुआ। जो कोर्सेज बाहर मसलन एक MBA का कोर्स है, अगर बाहर 16,000 रुपये सेमेस्टर है तो यहाँ 56,000 है। तो ये अपनी शाखर्चियों और करप्शन को परवान चढ़ाने के लिए फ़ीस बढ़ाते हैं और वो पेरेंट्स पे बोझ पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारा जो कमज़ोर तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को ये तालीम दिलवाने से कासिर हैं। और आगे अगर यही सिलसिला चलता रहा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो लाख रुपया फ़ीस सेमेस्टर दे दें। तो इस पर भी गवर्नमेंट को, तो ये सारी चीज़ें हमने पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट की थी।
ताकि ये लोग इस पर अमल करें, लेकिन हमारे पास अख्तियार नहीं है। लेकिन जिनके पास अख्तियार है वो भी कल हमारी जगह पे होंगे, लेकिन कम से कम उनको ये सोचना ज़रूर चाहिए कि उनका कोई बहन भाई बेटा कल नुकसान होगा या कोई ऐसा अमल होगा कि वो उसको गज़न पहुँचेगी, तो फिर वो उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आए दे। सबसे मुश्किल जिस तरह कोरोना में कहते हैं कि पुलिस इदारे डॉक्टर ये तो एक पीरियड के दौरान होते हैं, तो हमारे तो जो ये साफ़ी बरादरान है, मैं समझता हूँ इनके लिए तो बिल्कुल ही हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्लानिंग नहीं की गई, बगैर तनख्वाहों के बगैर किसी स्टेपन के, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई। अब जाके एक वो बनना शुरू हुआ है, उसको भी पता नहीं कितना अरसा लगाएंगे, इनके इदारे बनते हुए टाइम खासा लगाते हैं। तो प्रेस क्लब बन रहा है, उसको भी जितना स्लोली काम जारी है, वरना वो 6 महीने में बिल्डिंगें तैयार हो जानी चाहिए, तो वो भी कोई नहीं है। जो हमारे साफ़ी हैं उनके लिए भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज नहीं है, तो उसके लिए भी मैं कहूँगा कि हमारे साफ़ी बरादरान के लिए भी कम से कम सहूलत के लिए, जो इतनी मुश्किल हालात में भी रिपोर्टिंग करते हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट कोई रेगुलर बेसिस पे कोई ऐसा सिस्टम हो कि जिससे हमारे पढ़े लिखे लोग भी मज़ीद इस शोबे की तरफ आ सकें।